गुड इवनिंग बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इतना बता दूं, सर्दी काफ़ी पड़ रही है। अपना ध्यान रखना और पढ़ाई के साथ साथ सेहत बहुत ज़रूरी है। आप लोग एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं, इस चक्कर में मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना, सर्दी से बच के रहना। और मेरा पहले वाला जो वीडियो मैंने भेजा था वो आपने देख लिया होगा। और उसके बाद जो लेसन का अगला हिस्सा है उसको मैं जारी कर रहा हूँ। आप लोग 7th चैप्टर में थे और 7th चैप्टर में हम लोग पर्यावरण के बारे में देख रहे थे। और पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते टाइम हमने इसके काफ़ी पहलुओं को देखा। आज हम लोग मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में देखेंगे। विश्व की जनसंख्या लगभग हर वर्ष 9 करोड़ 21 लाख बढ़ती जाती है। हर वर्ष इसका वो जो हम लोग देखते हैं तो 9 करोड़ 21 लाख जनसंख्या वृद्धि होती है। विश्व के बारे में बताऊंगा आपको। भारत में जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या विस्फोट की तरह मानी जाती है, एक विस्फोट है ये। और जनसंख्या का जैसा कि हमने देखा था, जनसंख्या बढ़ना सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए देश में है और सभी समस्याओं का जड़ हमारे पास जनसंख्या बढ़ना ही है। पर्यावरण संकट व पर्यावरण संरक्षण का जनसंख्या सीधा संबंध है। जनसंख्या में वृद्धि होती है तो प्राकृतिक संसाधनों का अधिक मात्रा में दोहन होता है। जैसा कि आपको पता है, वन भी काटे जाते हैं और बाकी चीज़ों का भी नुकसान होता है। विकास की सभी आधारभूत सुविधा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में कमी, अज्ञानता, प्रदूषण वगैरह सब इसी से रिलेटेड है, जो कि हमारी जनसंख्या से संबंधित है। अधिक औद्योगिकरण की वजह से जो समस्या होती है वो भी प्रदूषण वगैरह, जल प्रदूषण बढ़ता है, नॉइज़ प्रदूषण बढ़ता है। ये सब समस्याएं हमारी इसी वजह से होती हैं और सब मानव जीवन से आधारित ही है। और हमारे लिए ये प्रदूषण बहुत ही नुकसानदेह होता है। जब प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव दिखने लगा, कई बड़ी बड़ी छोटी दुर्घटनाएं प्रदूषण के कारण हुई, तब ही सबका ध्यान पर्यावरण की तरफ गया और उसके बाद ही लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हुए। और विश्व स्तरीय जो जागरूकता है वो भी इसी तरफ लेके आई हमें कि हमें पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए। अब पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण का मानव के साथ क्या संबंध है, हम ये देखेंगे मानव अधिकार से। मानव अधिकार होते क्या है? एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में उसके जन्म सिद्ध कुछ अधिकार हो जाते हैं, तो उन अधिकारों को हम लोग मानव अधिकार बोलते हैं। मानव अधिकार के बारे में 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनरल असेंबली है, उसने मानव अधिकार के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ अधिकार दिए हैं। वो अधिकार हम लोग 1 बाय 1 देखें तो ये काफ़ी वो हैं, लगभग 30 के करीब ये अधिकार है, मानव अधिकार है। जो स्वतंत्रता में समानता का अधिकार, मानव मात्र ये अधिकार नस्ल, रंग, लिंग भेद के बिना दिए जाते हैं। सुरक्षित व मुक्त जीने का अधिकार, गुलाम न बनने का अधिकार, अत्याचार व अमानवीय व्यवहार का अधिकार, कानून के आगे एक व्यक्ति के रूप में उपस्थित होने का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के कानून में समान अधिकार, स्वयं के प्रति मूल अधिकारों का हनन, यह भी अधिकार है। बिना कारण बताए गिरफ्तारी बंद न करना हो तो भी एक अधिकार है। कोई आरोप लगाने या निष्पक्ष ट्रिब्यूनल के सामने अपनी सुनवाई का अधिकार, जब तक आरोप साबित न हो जाए सुनवाई का पूरा अधिकार, निजी जीवन में, परिवार, घर आदि में अकारण विघ्न कोई डालता है तो उसका अधिकार, देश की सीमाओं में विचरण करने वाले का अधिकार, इसी प्रकार राष्ट्रीयता का अधिकार, बिना कारण राष्ट्रीयता न छीने जाने का अधिकार है। इसी प्रकार नस्ल, राष्ट्र, धर्म भाव जो भेदभाव हैं उसकी पूरी उम्र के आदमी औरत शादी न करने का अधिकार, अकेले या किसी के साथ साझने में संपत्ति का अधिकार, किसी भी धर्म को अपनाने और उनके अनुसार पूजा अर्चना प्रार्थना करने का अधिकार, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार, सामूहिक रूप से शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, अपने देश की सरकार में सीधे चुने वो जाने व भाग लेने का अधिकार, आराम करने, कार्य के समय को सीमित करने
इत्यादि का अधिकार, सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार, एक सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय धारा में रहकर अधिकारों का प्रयोग करना, समाज के प्रति दायित्व निभाते हुए व्यक्तित्व विकास का अधिकार, किसी राष्ट्र समूह या व्यक्ति का उक्त घोषित नियम स्वतः लागू नहीं होंगे यदि वह किसी ऐसे कृत्य में शामिल हो जिसमें किसी के मानवाधिकार का स्वतंत्रता का हनन हो। तो इस प्रकार के अधिकारों को हम लोग मानवाधिकार के रूप में जानते हैं। और ये यूनाइटेड जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, उसने ये अधिकार एक मानव को दिए हैं। और इन अधिकारों को पालना में हमारे देश में, सभी देशों में ये कानून बना हुआ है कि मानव अधिकार एक मानव के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और बेसिक चीज़ें जो हैं वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स निकल के आए हैं, इन्हीं चीज़ों से निकल के आए हैं। और हमें मानव अधिकार के बारे में सचेत रहना चाहिए। इन प्रावधानों का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी है। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब इन्हीं से निकल के आए हैं। तो इन सब अधिकारों का जो स्वरूप है वो मानव अधिकार का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार हम लोग शैक्षिक शिक्षा के बारे में देखें तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन है, ये भी एक प्रकार का अधिकार है। भारत एक आध्यात्मिक विचारधारा वाला देश है। यहाँ बचपन से ही नैतिक शिक्षा दी जाती है जिसके द्वारा निम्न बातें एक प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार में शामिल किए जाते हैं, जैसे प्रकृति से प्रेम, हरे वृक्षों को अकारण काटने की मनाही, नदियों का पूजन करना मानना, नीम, आंवला, पीपल, बरगद आदि की विशेष त्योहारों पर तुलसी जैसे पेड़ों की पूजा करना, वनों की पैतृतुल्य मानकर उनकी रक्षा करना, इंद्रियों को वश में रखना, किसी भी प्रकार की तामसिक विचारधारा से बचना। इसके अलावा अहिंसा, मानव, वनस्पति, जीव जंतु सभी के संदर्भ में ये अधिकार भी हमारे उसमें शामिल किए गए हैं। अगर हम लोग देखें आजकल एक बहुत बीमारी बड़ी चली हुई है, HIV की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, तो इनको भी पर्यावरण के अंदर शामिल किया गया है। और इसके बारे में अभी नया ही हमारे शैक्षणिक उसमें शामिल करने का प्रावधान बनाया गया है। इसलिए बच्चों को ये शिक्षा भी देना जरूरी है। और इस शिक्षा के अंतर्गत HIV एड्स एक बहुत बुरी बीमारी है जो कई कारणों से होती है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एड्स क्या है, अगर देखें एड्स की अगर फुल फॉर्म देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। इसमें ग्रसित व्यक्ति किसी भी प्रकार के संक्रमण से लड़ने की क्षमता को खो देता है और उसका शरीर काफ़ी वीक हो जाता है। तो इसको हम लोग HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति कहा जाता है। HIV जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति होता है, संक्रमण के पश्चात एड्स को होने में लगभग 7 से 10 साल लग जाते हैं। इसके फैलने के अनेक कारण होते हैं, जैसे रक्त से रक्त में मिल जाना, और गर्भ में बच्चा पल रहा उसको हो जाना, कई सेक्सुअल डिजीज होती हैं उसकी वजह से भी इसका वो संक्रमण माना जाता है। एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति वो कहलाता है जो जीवाणु उसके रक्त में उपस्थित हो। भारत में जीवाणु 74.3% भारतीयों में एक से अधिक साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से होते हैं। बाकी कारणों से 8.6% ये बीमारी लगती है। संक्रमण की विधि हम लोग देखें, प्रोसेस इन्फेक्शन देखें हम लोग, तो एक्स का जीवाणु रक्त में आने के बाद धीरे धीरे बढ़ता है और रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसकी वो ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार कुछ सेल्स होती हैं, स्पेशल प्रकार की सेल होती हैं, ये उसको जाके वीक कर देता है और वीक करने के बाद में मनुष्य में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो इस प्रकार का व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है तो उसको कई सालों तक पता नहीं लगता कि वो इस बीमारी से पीड़ित है, और उसको कई साल लग जाते हैं उसको ठीक होने में, या उसका इसकी बीमारी का इलाज अभी तक हमारे पास है नहीं, लेकिन उसको मरने में भी काफ़ी साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति हमारा एड्स से पीड़ित व्यक्ति माना जाता है। एड्स होने के लक्षण भी हैं जो कि हमारे डॉक्टर्स वगैरह समाज में जागरूकता के लिए बताते रहते हैं, जैसे थकान होना, कमजोरी होना, लगातार कई दिनों तक बुखार आना, रात्रि में अधिक पसीना आना, अधिक सर्दी लगना, छाले होना, नसों का सूजन होना, गला खराब होना, जल्दी जल्दी दस्त लगना,
गांठों वगैरह में, शरीर के जो गांठें वगैरह हैं उसमें सूजन आना, इस प्रकार की चीज़ें हैं ना, वो एड्स से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें पाई जाती हैं। एड्स को बचने के भी अनेक उपाय हैं, जैसे रक्त की आवश्यकता पड़ने पर एचआईवी संक्रमण जो संक्रमित रोगी होता है उससे ब्लड नहीं लिया जाए। और शारीरिक संबंध बनाते टाइम आदमी अपने इसको ध्यान रखे और इसके जो प्रिकॉशंस है उसका पालन करे। उसके साथ दवाओं वगैरह, इंजेक्शन वगैरह में लगवाते टाइम इस बात का ध्यान रखिए कि जो इंजेक्शन है इन्फेक्टेड ना हो। एड्स नियंत्रण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हमारे यहाँ देश में किए जा रहे हैं। इसमें काफ़ी देश आगे आए हैं और हमारे देश में भी ये काफ़ी काम हो रहा है। 2 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय एड्स नीति को मंजूरी दी गई, जिसमें एड्स ग्रसित लोगों को ज़िंदगी बेहतर बनाना, संबंधित दवाओं का शोध और महत्व को शामिल किया गया है। महिला एवं बाल विकास जो डिपार्टमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, इसने भी एड्स के बारे में काफ़ी काम किया है और जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग है जो कि शिशुओं, महिलाओं के रूप में है, कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इनमें कुपोषण वगैरह जो चीज़ें हैं उसके बारे में ये कार्य कर रहा है। सूचना तकनीकी का पर्यावरण का मानव स्वास्थ्य में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इसमें आज सूचना तकनीकी ने इतनी तरक्की कर ली कि जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह गया है। जो मीडिया है हमारी काफ़ी इसमें जागरूक है। पर्यावरण के विभिन्न आयामों जैसे पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण का शोध, सूचना एकत्रित करना, महत्वपूर्ण प्रेक्षणों को उचित माध्यम द्वारा जागृत करना, ये सब चीज़ें मीडिया के द्वारा हमें पता लगता है और हमें पता लगता है कि हमें कैसे पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना है, एड्स के प्रति जागरूक रहना है और मनुष्य के हेल्थ के प्रति जागरूक रहना है। इन सब चीज़ों का हमें अभी बाद में पता लगता है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम हैं वह भी इसके अंदर हमारे अंदर शामिल किए गए हैं। जनसंख्या जो वृद्धि है उसके क्रम का इतिहास बहुत पुराना है। विश्व स्तरीय बात उसको देखें तो यह 1950 के दशक से माना जाता है। सभी स्तर के देशों में यह कार्यक्रम परिवार नियोजन जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ये शामिल किए गए हैं और इसके अंतर्गत ये जागरूकता लाने के लिए जो मनुष्य की हेल्थ के प्रति काफ़ी जागरूकता पैदा की जाती है। अब लगभग 55 वर्ष बाद परिवार नियोजन के संदर्भ में जनसाधारण, प्रशासक, सरकार सभी के रवैये में स्पष्ट परिवर्तन आया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी स्तर के लोगों को व्यवहार में प्रबलता परिवर्तन हुआ है। सरकार के निजी प्रयासों को पूरा समर्थन दे रही है। जनसंख्या संबंधित सभी समस्याओं का विचार करने की रुचि बढ़ी है। कुछ देशों ने इस कार्यक्रम को प्राथमिकता में सम्मिलित किया है। इसी पर जनसाधारण इस कार्यक्रम में अपने भविष्य को जोड़ने लगे हैं। चिकित्सक इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग करने में काफ़ी संतुष्ट महसूस करते हैं। राजनेता इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम के रूप में देखते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक कार्यक्रम को अपनाना पूरा विश्व एक हो गया है। ये जो स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है इसके प्रति पूरे विश्व के सभी देश एक हो गए हैं और इसमें जागरूकता लाना चाहते हैं। तो ये था आपका 7th लेसन। आप लोग इसको दोहरा लें, देख लें और इसको हम लोग कल अपना अगला लेसन 8वां लेसन शुरू करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो मेरे को किसी भी टाइम फ़ोन कर सकता है। इसके बाद में हम लोग कभी ऑनलाइन क्लास की जगह हम लोग इसके गूगल मीट पे जाके हम लोग क्लास कर लेंगे। उसमें बच्चों को कोई भी डाउट होंगे तो हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।